तो चल दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जिस फार्मूले को डराइव करना है वो फार्मूला है W बराबर डी लैम्डा बाई डी, जहाँ W बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई है, D बच्चों क्या है दो पर्दों के बीच की दूरी है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और जो लैम्डा है बच्चों प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और जो D है बच्चों स्मॉल d, ये दोनों जो स्लिट हैं S1 और S2 इनके बीच का डिस्टेंस है। तो चलिए देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी S1 और S2 के बीच की जो दूरी बच्चों वो क्या है, ये D है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस टाइम जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दो रेखा चित्र हमने S1 और S2 लिए हैं जहाँ से प्रकाश एंट्री करेगा। समझ में आप लोगों को, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रकाश इधर की ओर चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो बच्चों S1 और S2 है इनके बीच का डिस्टेंस क्या बच्चों D है, लेकिन इसका जो मध्य बिंदु क्या बच्चों मान लीजिए वो C है। क्या है बच्चों, हमने ये C मान रखा है इसका मध्य बिंदु। ठीक है, यानी S1 और S2 के बीच का बिंदु क्या C है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों इसको हम बच्चों दो भागों में बांटेंगे, यानी S1 और S2 को दो भागों में जब बांटेंगे तो हम एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल इस टाइप से, इस वाले पर्दे की ओर को यहाँ पर। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, और ये पॉइंट को बच्चों हम नाम दे देंगे O नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों, O नाम देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों जैसे इस पर प्रकाश डाला जाएगा तो S1 और S2 जो है ना हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार ये द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बनेंगे। ठीक है, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी। देखो S1 से जो द्वितीयक तरंगा चल रही है वो ये चल रही है, और जो S2 से द्वितीयक तरंगा चल रही है बच्चों वो ये चल रही है। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, और ये दोनों तरंगें कहाँ जा रही हैं बच्चों, बिंदु P पर क्या हो रही हैं, फोकस हो रही हैं, जाकर के मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बच्चों ये देख पा रहे होंगे कि जो एक तरंग चल रही है कहाँ से, S1 से, और दूसरी चल रही है बच्चों S2 से, लेकिन ये जो बिंदु P पर पहुँच रही हैं तो ये बच्चों बराबर दूरी तय नहीं कर रही हैं। जो तरंग S1 से चल रही है P तक वो कम दूरी तय कर रही है यहाँ तक पहुँचने में, और जो तरंग S2 से चल रही है बच्चों P तक ये ज़्यादा दूरी तय कर रही है। ठीक है, यानी इनके तरंगों के बीच में कोई ना कोई पथ का अंतर है, जिसे हम पथांतर कहते हैं। समझ में आ रहा। तो उसी अंतर को देखिए बच्चों हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम रचना करेंगे। पहले इसको रचना को कर लेते हैं। देखिए ये जो बच्चों इस पॉइंट को हम बच्चों क्या करेंगे, ये एक लंब डाल देंगे इस रेखा पे, है ना। ये हम बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमने लंब डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको मैंने बच्चों यहाँ ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चों, मैंने इसको ए नाम दिया। ठीक है, अच्छा अब हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि S1 से बिंदु P तक की दूरी और A से बिंदु P तक की दूरी क्या है बच्चों, बिल्कुल बराबर है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। और दोनों के बीच में ये जो S2A है ये दोनों के बीच का अंतर है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो आइए बच्चे यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा अब बच्चों इसमें थोड़ी सी रचना और करनी होती है, बस मैं वो आपको कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए हम रचना क्या करेंगे बच्चों, इस C को बच्चों इस बिंदु P से मिलाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जिसकी हेल्प से डेरिवेशन सॉल्व होगा। तो देखिए मिला देता हूँ। देखिए मैं बिंदु जो डॉट डॉट में लाइन कर रहा हूँ बच्चों ये, ठीक है, C को बच्चों हम क्या मिला रहे हैं, बिंदु P से मिला रहे हैं। ठीक है, मिला दिया ये। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंगल मान लेते हैं। देखो ये एंगल एक थीटा है, ये वाला एंगल क्या बच्चों, थीटा, यानी जो S1 पर बनना है। और एक एंगल बच्चों ये है जो C पर बनना है, ये वाला C पर ना, थोड़ा मैं आगे बढ़ा के दिखा रहा हूँ, ये भी क्या बच्चों थीटा है। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो पहले हम जो करेंगे बच्चों, हम दोनों तरंगों के बीच का पथांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, पथांतर, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि एक तरंग जा रही है S1 से P तक और एक तरंग जा रही है S2 से P तक, तो ये अलग अलग दूरी तय कर रही हैं। यानी ये वाली तरंग ज़्यादा दूरी तय कर रही है और ये वाली तरंग कम दूरी तय कर रही है। तो इस अंतर को पहले हम निकालेंगे कि ये अंतर कितना होगा, यानी S2A का हम मान निकालेंगे। तो S2A का जो मान होगा बच्चों, जो पथांतर होगा वो कैसे निकलेगा, देखिए S2A बराबर जो होगा बच्चों आप लोग का वो होगा, जो क्या होगा S2P माइनस S1P। समझ में आ रहा है, यानी बड़ी भुजा में हम छोटी भुजा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा देखो, S2P माइनस S1P। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों इतना हमको पता चल गया। अब देखो इसके अंदर दो त्रिभुज बनेंगे। त्रिभुज तो कई सारे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है ध्यान से कि हम कौन कौन से त्रिभुज चल रहे हैं। एक त्रिभुज लेंगे बच्चों हम त्रिभुज PCO, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये डॉट डॉट लाइन आ रही है, P ये वाला P है और ये C है और ये O है। एक तो इस त्रिभुज चलेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे बच्चों हम S1 S2A, ये जो त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे, है ना। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो लिखेंगे देखिए, देखो ये वाला जो त्रिभुज है PCO, इसमें ये 90 अंश का एंगल है। ठीक है, और ये थीटा है। तो 90 के सामने क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है, यानी जो डॉट डॉट लाइन है ये कर्ण है, और जो थीटा के सामने ये जो OP है ये क्या बच्चों लंब है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, इस वाले में तो ये बच्चों ये क्या, देखो ये 90 अंश का एंगल है। ठीक है, तो ये जो S1 S2 का 90 के सामने कर्ण होता है, तो S1 S2 बच्चों कर्ण है। ठीक है, और थीटा के सामने कौन सी भुजा आ रही है बच्चों, S2A आ रही है, ये लंब है। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लगाएंगे फार्मूला साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और हाँ पहले त्रिभुज चले, त्रिभुज ले रहे हैं हम कौन सा, त्रिभुज पी सी ओ में, मैं लिख देता हूँ त्रिभुज पी सी ओ में, ठीक है। अच्छा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो थीटा के सामने लंब होगा तो लंब होगी बच्चों आपका पी ओ, क्या होगा बच्चों, पी ओ होगा, ठीक है। और कर्ण कौन सी भुजा होगी बच्चों, कर्ण होगी बच्चों आपका पी सी, क्या होगा, पी सी होगा, ठीक है, पी सी। इसको समीकरण एक का हम बच्चों नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज S1 S2 ए में, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज S1 S2 ए में, ठीक है। वही फार्मूला साइन थीटा का लंब बटे कर्ण जो होता है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है बच्चे, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो देखो थीटा के सामने ये वाली भुजा आ रही है यानी S2A जो पथांतर था, जो अभी हमने ऊपर निकाला था, ठीक है। तो ये लंब है S2A, ठीक है। और कर्ण है बच्चों आपका S1 S2, ठीक है, S1 S2, ठीक है। इसको समीकरण बच्चों हम दो नाम दे देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि बच्चों ये जो थीटा है एक दूसरे का अगर बराबर हो, थीटा एक दूसरे क्या हो बच्चों, बराबर हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, क्योंकि इधर भी साइन थीटा इधर भी साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी जो आर एच है बच्चों इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1/2 से, लिखेंगे समीकरण 1/2 से, ठीक है। तो साइन थीटा से बच्चों साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिखेंगे पी ओ बटा पी सी, देखिए लिख रहे हैं पी ओ बटा पी सी, पी ओ बटा हो जाएगा बच्चों पी सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका S2A बटा S1 S2, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से बच्चों स्क्रीन पर देखें, अगर हम ये माने कि यदि बिंदु P बिंदु O के अत्यंत समीप हो, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए मैं लिखता हूँ पहले तब मैं आपको समझाऊंगा कि लिखेंगे। देखिए यदि बिंदु P बिंदु O के अत्यंत समीप हो, अत्यंत समीप मतलब पास हो, समीप हो, तब क्या होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ डायग्राम समझो कि जो बिंदु P बहुत दूर है O से, है ना, समझ में आप लोग को। अगर मैं कहूँ कि ये जो P से जो P है वो इसके बहुत क्लोज में आ जाए, मान लो कहीं कहीं पास में आ गया, तो अभी जो डॉट डॉट लाइन है वो कहाँ जाएगी, फिर डॉट डॉट लाइन बच्चों यहाँ पर आएगी, समझ में आ रहा। तो इस कंडीशन में जो है लगभग P अगर यहाँ मानते तो पी सी बराबर हो जाएगा, लगभग पी ओ के बराबर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, पी सी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ से आगे लिख सकते हैं हम, देखो इस स्थिति में पी सी लगभग बराबर होगा, किसके होगा बच्चों, पी ओ के बराबर होगा। तो ये जो पी ओ आप देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक, सॉरी ये जो पी सी आप देख पा रहे हैं, तो पी सी की जगह हम बच्चों क्या लिखेंगे, पी ओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ओ लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये देखो क्या, देखो ये क्या, सॉरी सी ओ माफ कीजिएगा, सी ओ, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी आ जाएगा सी ओ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, ये हमें चाहिए होगी, ठीक है। देखिए तो लिखते हैं, देखिए इस चीज़ को, देखो ये है आपका पी ओ अपॉन क्या, पी सी है, तो पी सी को हम क्या लिखेंगे मुझे, सी ओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे मुझे, सी ओ लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो आपका S2A था वो आपका ऐसे रहेगा S2A, और अपॉन में क्या बच्चा आपका S1 S2, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब थोड़ा देखिए चित्र में हम थोड़ा समझ लेते हैं, ये जो PO है, ये जो PO है इसकी डिस्टेंस को हम मानने हैं बच्चों XM, क्या मानना है, XM मानना है, क्या मानना है बच्चों, XM मान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो PO आ रहा है, PO को हमने क्या माना, XM, तो इस फार्मूले में जो आपका PO दिख रहा है इसको हम XM मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चों, हम ये लिख देंगे XM, ठीक है, क्यों चित्र से लिख रहे हैं। और CO क्या, देखो चित्र को देखो, CO देखो, C ये है और O ये है, तो C से O तक की जो डिस्टेंस है वो क्या बच्चों, ये है कैपिटल D, तो ये कैपिटल D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कैपिटल D हो जाएगा, बराबर। S2A को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, S2A ऐसे रहेगा, और जो S1 S2 देखो, S1 ये है बच्चों, S2 ये, इनके बीच की डिस्टेंस क्या बच्चों, ये जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था स्मॉल d, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, स्मॉल d आ जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम, सॉरी ये जो CO है, सॉरी XM अपॉन CO था, CO का मान केवल D है, DC लिख दिया, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये जो CO है, CO एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, CO, तो CO का बराबर है बच्चों, कैपिटल D के बराबर है, तो देखो वही मैंने यहाँ पे DC लिख दिया था, ये कैपिटल D के बराबर है, ये देखिए कैपिटल D, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा
अब देखिए बच्चों, हम यहाँ का मान निकालेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों H2A इंटू डी, यानी ये हो जाएगा, देखिए फार्मूला आगे देखिए समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये डी मल्टीप्लाई H2A क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका XM इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं खाली H2A का मान निकालता हूँ, H2A का अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ बच्चों, ठीक है, तो फार्मूला बचेगा अपने पास XM डी अपॉन ये जो कैपिटल डी इसके अपॉन में आ जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो यहाँ तक बच्चों आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो H2A है, ये क्या बच्चों, H2A पथांतर था, इन दोनों तरंगों के बीच का पथांतर ही तो है। H2A जो है दोनों तरंगों के बीच का पथांतर है, ठीक है। अगर हम दीप्त फ्रिंज की बात करते हैं बच्चों, किसी बात करते हैं, मान लो बिंदु P पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो पथांतर जो होता है दीप्त फ्रिंज के लिए वो तो क्या होता है, वो m लैम्डा होता है। क्या होता है बच्चों, m लैम्डा होता है। तो लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए बच्चों, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए जो आपका H2A है वो क्या होगा बच्चों, m लैम्डा के बराबर होगा। यानी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में जो पथांतर होता है वो m लैम्डा के बराबर होता है। तो ये जो H2A दिख रहा है इसकी हम क्या लिख देंगे बच्चों, m लैम्डा लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, m लैम्डा। तो इसकी जगह बच्चों हम लिखेंगे m लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा XM इन डी, ये XM पहले ही चल रहा है और ये D आपका पहले से चल रहा है, ठीक है। और ये आपका जो आएगा बच्चों आपका स्मॉल d आपका ये आ गया, ठीक है। अगर बच्चों हम इस फार्मूले से अगर हम XM की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, तो इस पॉइंट में हम 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये m लैम्डा के साथ d मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ से देखिए थोड़ा मैं ऊपर से पढ़ा देता हूँ आप लोग को, यहाँ समझिए, ये देखिए, तो हम मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा XM बराबर हो जाएगा आपका, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ये तीनों मल्टीप्लाई में पहुँचेंगे। कौन कौन से तीनों, ये वाले तीनों m d लैम्डा मल्टीप्लाई में जाएंगे तो हो जाएगा m d लैम्डा, और साथ में जो ये आपका जो देखो यहाँ पे देखो XM के साथ जो d था, ठीक है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये इसके बच्चों क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ समझो, अगर m बराबर 1 रखेंगे, m बराबर क्या लेंगे 1 लिखेंगे तो हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, m बराबर 2 लिखेंगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। यानी m का मान बच्चों हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर m बराबर 0 तो केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगी, अगर m का मान 0 हो गया तो हमें केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगी। केंद्रीय फ्रिंज जो होती है बच्चों क्या होती है, दीप्त फ्रिंज होती है, ठीक है, जो m बराबर 0 पर प्राप्त होगी। m बराबर हम जब 1 लेंगे तो हमें पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी, m बराबर 2 पे हमें दूसरी फ्रिंज मिलेगी दीप्त फ्रिंज, m बराबर 3 पर हमें तीसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो m के मान हम क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। आप जौन सा भी लोगे m का मान वो उतनी हमें दीप्त फ्रिंज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये क्या है, देखो ये डार्क फ्रिंज है यानी आदीप्त फ्रिंज है, और इसके बीच में जो आप ये खाली स्थान दे रहे हैं ये आपको बच्चों ये ब्राइट फ्रिंज है। इसको बच्चों हम लिख देते हैं बी से, ये ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो आप काली काली जो लाइन आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसको बच्चों हम डार्क फ्रिंज कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डार्क, ये डी बोल देते हैं, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काली काली जो आप देख पा रहे होंगे ये डार्क फ्रिंज है यानी आदीप्त फ्रिंज है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या बच्चों आपकी ब्राइट फ्रिंज है यानी प्रदीप्त फ्रिंज है ये, ठीक है। अच्छा, आगे समझ लेते हैं, देखिए चीज़ को। अब देखिए हम लिखेंगे पहले केंद्रीय फ्रिंज से, यानी केंद्रीय फ्रिंज से एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर समझिए, केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, ये हो जाएगा XM बराबर आ जाएगा आपके पास बच्चों M D लैम्डा बाई D, जो भी हमने ऊपर पढ़ रखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे M प्लस बी यानी इससे अगली वाली के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे M प्लस 1 यानी अगली वाली, ठीक है, M प्लस 1V फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, ठीक है, वो क्या होगी, देखिए मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को भी, ये होगी बच्चों आपका, देखो XM प्लस 1, M प्लस 1 क्योंकि मैं M प्लस 1 की बात कर रहा हूँ, M प्लस 1, और साथ में जाएगा बच्चों ये यहाँ भी M प्लस 1 आएगा क्योंकि M प्लस 1 की बात कर रहे हैं,
और साथ में ये डी लैम्डा अपॉन डी एच रहेगा, डी लैम्डा अपॉन डी बच्चों आपका ये एच रह जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब लगाएंगे बच्चों हम फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत आदीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी होती है उसी को बच्चों हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो यही है W, यही का हमें हम मान निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे, देखो दीप्त फ्रिंज से केंद्र दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखिए लगाएंगे फ्रिंज की चौड़ाई, लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताई क्या होती है, दो क्रमागत दीप्त या आदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वही फ्रिंज की चौड़ाई होती है। इसे बच्चों हम लिखते हैं W से। कैसे लिखते हैं बच्चों? W से। ठीक है, तो हमने M+1 भी फ्रिंज ली थी, हमने M+1 लिया था। ठीक है, और जो M भी फ्रिंज थी वो क्या, उसकी दूरी क्या थी बच्चों आपकी M थी। ठीक है, अब देखिए ये जो XM+1 है और XM है, ये दोनों मान मेरे पास आएंगे। ये अभी हमने मान निकाले हैं। देखो पीछे एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज़ को। ये देखिए स्क्रीन पर देखिए आप लोग, ये देखो XM की वैल्यू क्या है, MD लैम्डा बाई डी है, और XM+1 की वैल्यू है M+1 D लैम्डा बाई डी। यानी दोनों वैल्यू हम क्या रखेंगे, हम वहाँ पे आगे पोर्ट कर देंगे। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए लगाते हैं वहाँ पे इस वैल्यू को फार्मूले में। ये देखिए, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका, देखिए XM का मान था M+1, ठीक है, D लैम्डा बाई डी था। ठीक है, और XM का जो वैल्यू था बच्चों था MD लैम्डा बाई डी था। समझ में आ रहा है? देखो डी लैम्डा इसके अंदर गुणा कराएंगे तो कंडीशन कुछ ये बनेगी बच्चों आप लोग के पास, MD लैम्डा बाई डी, यानी डी लैम्डा बाई डी गुणा हो रही है इसके अंदर को M+1 को। तो फिर से देखो अब बन से करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो डी लैम्डा बाई डी है इसकी मल्टीप्लाई मैंने करा दी M+1 से। ठीक है, और ये जो माइनस का आपका बच्चों ये आ रहा है MD लैम्डा बाई डी, ये आपका ऐसे कैसे उतर गया। अब देखो ये वैल्यू प्लस की है, वैल्यू माइनस की, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली W बराबर जो आ रहा है हम लोगों के पास वो आ रहा है D लैम्डा बाई डी है। ठीक है, तो यही बच्चों आपको डेरिवेशन यहाँ पे प्रूव करने हैं, ये पूछा जाता है। यहाँ पे बच्चों पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आई बच्चों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। देखो यही फार्मूला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो क्या, W बराबर डी लैम्डा बाई डी, यही आपको प्रूव करना था। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में। ठीक है, तो आई बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।